नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस का प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, जिसमें अपने पिछले भाग में हमने देखा था प्राचीन भारत के इतिहास के डिस्कशन में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 30 प्रश्नों को हमने देखा था। लगभग क्या, पूरे के पूरे 30 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसके आगे यानी कि प्रश्न संख्या 31 से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले वही बात है कि जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा अपने सुझाव जो है हमें कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और थोड़ा लाइक करते चलिए यार। चल, लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूटे ना। देखिए, कुछ लोगों का ये इशू है कि हमने पहले पढ़ा नहीं, तो आपको क्विक बुक सीरीज में यह सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। उसके अलावा यदि आपने नहीं पढ़ा तब भी एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे तरीके से दिया गया है ना कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और पूरे के पूरे चैप्टर को लगा सकते हैं। कभी भी कहीं भी अगर आपसे इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी प्रश्न, इन विषयों से संबंधित कोई भी प्रश्न मिले, तो प्रश्नों से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो कर ही लेगा हर कोई, है कि नहीं। चलिए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समय ताकि हमारा कम से कम लगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न यानी कि आज के सीरीज का पहला प्रश्न और इस पूरे लेक्चर सीरीज का यानी सिंधु घाटी सभ्यता से आज का पहला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 31वां, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा काल के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत हैं। ए 4000 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य, बी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, सी 3600 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य, या फिर डी 4600 से 3600 ईसा पूर्व के मध्य। वास्तव में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कब से लेकर के कब तक अवस्थित थी, या कब से लेकर कब तक थी, मतलब उसका समय काल क्या था, यह पूछा जा रहा है यहाँ पर। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा इसका जल्दी बता दीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता जो है, यह हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित किया गया पुरातत्वविदों के द्वारा। इसके अलावा अगर बात करें परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की, तो यह थी 2200 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यहाँ पर नहीं है इसका उल्लेख, लेकिन मैंने वहाँ पर पढ़ाया था आप लोगों को क्विक बुक सीरीज में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 2200 से 1700 ईसा पूर्व तक परिपक्व हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता का पूरा काल निर्धारण किया जाता है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य, ठीक है। देखिए, इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ऐसा नहीं कि हड़प्पा सभ्यता अचानक से प्रकट हुई और खूब नगरीय सभ्यता बन गई और हो गया, समाप्त भी हो गई, ऐसा नहीं। पहले गांव था, गांव से नगर बसा, फिर नगर से धीरे धीरे क्रमिक पतन होते हुए हड़प्पा सभ्यता फिर से गाँवों की ओर चली गई, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है। ए थार रेगिस्तान तथा गुजरात के क्षेत्र, बी थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, सी जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल, या फिर डी सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पा स्थल। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो थार वाला रेगिस्तान है ना, इधर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान की सीमा जब आप देखेंगे, यहाँ बीच के जो रेगिस्तान है इसको थार रेगिस्तान कहा जा रहा है। तो थार रेगिस्तान से जो लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है उसको चोलिस्तान कहा गया हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में। यहाँ से लगभग 239 हड़प्पाई बस्तियाँ हमको प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और यहाँ से ना हमको जो है आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में की जाती, मतलब प्राक हड़प्पा से लेकर के हड़प्पा कालीन सभ्यताओं तक के अवशेष हमको चोलिस्तान से देखने को मिले, जो कि चोलिस्तान जो है वह हड़प्पा संस्कृति का ही एक विस्तार था। और यह वर्तमान इसकी अवस्थिति जो है वह थार, पाकिस्तान से लगे हुए थार के रेगिस्तानी क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर पालते थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। दो के दोनों ही कथन सही हैं। पेन नहीं लिया मैंने। दो के दोनों ही कथन सही हैं। हड़प्पा संस्कृति में जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ से हमको बाजरे के कुछ दाने प्राप्त हुए। वहीं हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इसके अलावा अन्य पशु जैसे हिरन, वाराह, घड़ियाल आदि की भी पालते थे। ठीक है, घड़ियाल पालते नहीं ना, मतलब उनके अवशेष प्राप्त हुए थे जो जंगली प्रजाति के जानवर थे। आइए एक्सप्लेनेशन से आप समझेंगे। देखिए, हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले अनाज के दानों में कौन कौन से अनाज थे बताइए। पिछले लेक्चर में बात हुई थी। गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल और बाजरे के दाने गुजरात के कुछ स्थलों से भी हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वहीं हड़प्पा स्थलों से अगर मवेशी जानवरों की हड्डियों की बात करें जिनको पाला जाता था, तो उनमें मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर शामिल थे। इसके अलावा अगर जंगली प्रजाति के जानवरों की बात करें तो हिरन, वाराह या सूअर, ठीक है, यह जंगली सूअर की बात हो रही। ठीक है, और घड़ियाल की भी हड्डियां मिली। लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि हड़प्पा निवासी जो है इन सभी का शिकार स्वयं करते थे अथवा अन्य वैसे इस स्टेटमेंट को ना, इस चीज़ को जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये अब सिवाय आपको कंफ्यूज करने के और कुछ नहीं करने वाला है, तो इसे रहने ही देते हैं। वास्तव में यहाँ कहा गया है कि ऐसा नहीं पता चल पाया कि हड़प्पावासी किसी अन्य के द्वारा शिकार करवाते थे अथवा स्वयं शिकार करते थे, ऐसा कहा गया। ठीक है, यानी कि किसी आखेटक समुदाय की उपस्थिति थी या नहीं थी, इस बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, और इसको लेकर के आप जरा सा भी अपने दिमाग में इस शब्द या इस स्टेटमेंट को रखिएगा ही मत। ठीक है, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मछली और पक्षियों की भी हड्डियाँ उस समय मिली थी। ठीक है, उस समय की। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। दूसरा, लोथल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है। तीसरा, पुरातत्वविदों को काली बंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 अथवा डी केवल 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 1 और 3। क्या हल का प्रतिरूप कहाँ से बना है बताइए जरा तो। कई बार इसके बारे में हमको बात हुई। यह प्रतिरूप प्राप्त हुआ है हमको बनावली से। मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना हमको बनावली से प्राप्त हुआ है। और हल के प्रतिरूप जो है चोलिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चोलिस्तान कहाँ पर था? चोलिस्तान था पाकिस्तान का रेगिस्तान वाला क्षेत्र जो कि थार से सटा हुआ है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन से देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हड़प्पा की जो मुहरें और मिट्टी की मूर्तियां थी उनसे हमको इस बात का साक्ष्य मिल गया कि हड़प्पावासी जो थे वह वृषभ या फिर बैल से परिचित थे। ठीक है, और पुरातत्वविद यह मानते थे कि खेत जोतने के लिए ही बैलों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। लेकिन वास्तव में बैलगाड़ी भी एक, वास्तव नहीं, मैं पुरातत्वविद नहीं हूँ। ठीक है, बैलगाड़ी का भी प्रयोग किया जाता होगा ना भाई। कई जगहों पर हमको इसकी आकृतियाँ भी देखने को मिली हैं बैलगाड़ी के भी। ठीक है, तो देखिए जो मिट्टी के हल के प्रतिरूप हैं वह हमको बनावली और चोलिस्तान के कई क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो राजस्थान का कालीबंगन क्षेत्र है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में कालीबंगन क्षेत्र है, घग्गर नदी के किनारे वाला, वहाँ से हमको जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो हड़प्पा के आरंभिक स्तर यानी कि प्राक हड़प्पन स्तर से संबंधित है। और इस खेत में ना, देखिए मैं जुताई करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर इस प्रकार से जुताई की गई है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे जुताई की गई। इससे पता यह चला कि बहुफसली खेती की जा रही होगी, यानी कि एक साथ दो फसलों को उगाया जा रहा होगा। इस मेड़ में एक अन्य फसल को और इस मेड़ में दूसरी फसल को उगाया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है। देखिए, इस खेत में हल की रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मिलते हैं, जो दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी। समकोण पर काट रही ना सभी रेखाएं एक दूसरे को, ऐसे 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 एक फसल इस रेखा पर, एक फसल इस रेखा पर। ठीक है, तो दो अलग अलग फसलें भी एक साथ उगाई जाती रही होंगी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट,
गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? ए खेतड़ी, बी लोथल, सी कालीबंगन या फिर डी बनावली। मैप में बढ़िया से लोकेशन बताई गई है आपको। चलिए, वैसे यार ठंड नहीं है ना, ठीक है। आइए देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी। नहीं है ठंड तो बहुत अच्छी बात है ना, आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप भी आराम से अब तक उठ गए होंगे। देखिए, हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने के लिए माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी, सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क किया था। तांबा कहाँ से आता था? जो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत का एक स्थल था खेतड़ी, वहाँ से हड़प्पा वासियों ने कच्चे माल के रूप में तांबा प्राप्त किया। सोना इनके द्वारा दक्षिण भारत से प्राप्त किया जाता था और गणेश्वर संस्कृत के स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुओं से हमको ऐसे संपर्कों के बारे में हड़प्पा लोगों के क्या कहते हैं, हड़प्पाई सभ्यताओं के लोगों से इनके संपर्क के बारे में हमको जानकारी भी मिलती है, क्योंकि खेतड़ी से अथवा दक्षिण भारत से भी हमको कुछ हड़प्पाकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। देखिए, खेतड़ी से मिले साक्ष्यों पर पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृत का नाम दिया। इस संस्कृति यानी गणेश्वर जोधपुर संस्कृत अलग से क्या होगी जबकि उसी कालीन थी? तो देखो भैया, यहाँ से जो मृदभांड मिले थे वह हड़प्पा से भिन्न थे। हड़प्पा के मृदभांड कैसे थे? काले और लाल। इसके अलावा चित्रित मृदभांड हमको हड़प्पा संस्कृति से देखने को मिले थे, चित्रित धूसर मृदभांड या मिट्टी के बर्तन। जबकि यहाँ से विभिन्न दूसरे प्रकार के हमको मृदभांड देखने को मिले। ऐसा संभव है कि जो खेतड़ी के निवासी थे वह हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ठीक, चलिए, यहाँ सूचियाँ हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करके अपनी सूचियों को मैच कराना है। तब तक मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ आप लोगों का। वैसे इंतज़ार क्यों करवाते हैं आप लोग जब आपको वीडियो पॉज ही करना है तो। चलिए आइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3, 4, 2, 1। नागेश्वर तथा बालाकोट से हड़प्पाई लोग जो है क्या आयात करते थे या कौन सा कच्चा माल प्राप्त करते थे? तो ये प्राप्त करते थे शंख। सोरतुघई से ये लोग क्या प्राप्त करते थे? सोरतुघई अफगानिस्तान में एक जगह थी, ठीक है। तो सोरतुघई से ये लोग क्या प्राप्त करते थे बताइए? 4 नंबर पे चलिए, सोरतुघई से ये लोग लाजवर्द प्राप्त करते थे। लोथल से हड़प्पाई लोगों द्वारा जो है कच्चे माल के रूप में कार्निलियन प्राप्त किया जाता था और सबसे अंत में दक्षिणी राजस्थान से ये लोग सेल खड़ी को कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते थे। ठीक है, आइए फिर से देख लेते हैं एक बार और अच्छे से। देखिए, शिल्प के उत्पादन के लिए कच्चा माल हड़प्पावासी जो है विभिन्न स्थलों से प्राप्त करते थे, जैसे कि नागेश्वर तथा बालाकोट से ये लोग शंख प्राप्त करते थे। अफगानिस्तान में सोरतुगुई से अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के लाजवर्द पत्थर इनके द्वारा प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा गुजरात के लोथल क्षेत्र से कार्निलियन प्राप्त किया जाता था और सबसे अंत में दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से इनके द्वारा हड़प्पाई लोगों के द्वारा सेल खड़ी की प्राप्ति की जाती थी। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो जा रहा है? कमेंट करके आप बताएंगे ज़्यादा जल्दी हो रहा होगा तो। आइए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया तथा दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। दूसरा, इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। तीसरा, विशाल स्नानागार। आपको बताना है कि उपर्युक्त विशेषताएं जो है वह किस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संबंधित है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है ए सुतकांगनेडोर, बी लोथल, सी राखीगढ़ी या डी मोहनजोदड़ो। चलिए, सही आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, यह एक सामान्य विशेषता थी हड़प्पा स्थल की, जो पहला वाला ऑप्शन है। बस्तियाँ सामान्यतया दो भागों में बनाई जाती थी। एक ऊंचाई पर अपर सिटी होती थी और नीचे लोअर सिटी होती थी। ठीक है, अपर सिटी थोड़ी छोटी होती थी और लोअर सिटी जो है वह बड़ी होती थी। ठीक है, और भवन निर्माण का कार्य भी सामान्यतः चबूतरों का निर्माण करा करके उसके ऊपर जो है निर्माण कार्य करवाया जाता था। चबूतरे बनाए जाते थे, फिर उनके ऊपर भवनों को बनाया जाता था,
कहीं कहीं पर हमको आयताकार भवन देखने को मिले लोअर सिटी में, और कहीं पर गोलाकार। गोलाकार जो घर थे वे मजदूरों के हुआ करते थे, आयताकार जो घर थे वे मध्यम वर्गीय परिवारों के हुआ करते थे। ठीक है, बाकी अपर सिटी में जो शासक वर्ग था वह रहता था। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमको मिला क्या, विशाल स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो की अपनी विशेषता है। मोहनजोदड़ो से एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा स्नानागार मिला हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, यहीं से आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते थे। हालांकि अगर कुछ नगरों की बात करें, जैसे मैंने बताया सामान्यतया जो है हड़प्पा सभ्यता की यह विशेषता थी कि जो नगर थे वे दो भागों में बटे हुए थे, लेकिन चहुंदड़ो जो है एक स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, जो वह केवल और केवल एक ही किले के अंतर्गत पूरा का पूरा नगर बसाया गया था, जबकि जो धौलावीरा का क्षेत्र था वह 3 भागों में डिवाइड था। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें अपवाद स्वरूप हैं। चहुंदड़ो में वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि अन्य हड़प्पा स्थलों पर सामान्यतया एक ही आकार के ईंटों का प्रयोग किया गया, जिनका अनुपात 4:3:2 का था। ठीक है, एक बार इस अनुपात को आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चहुंदड़ो में लेकिन वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया था, यह भी जानते रहिए आप। आइए इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो की बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। एक भाग ऊंचा किंतु छोटा और दूसरा भाग नीचे किंतु बड़ा बनाया गया था, और इन्हें क्रमशः दुर्ग तथा निचले शहरों का नाम दिया गया है अभी। ठीक है, इसमें एक बार चबूतरे को यथास्थान पर बनाने के बाद शहर के भवनों का निर्माण एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, तथा भवन निर्माण में भट्टी से पकाई गई एक निश्चित अनुपात की ईंटों, यानी वही जो मैंने बताया ना 4:3:2 की ईंटें थी। हालांकि इस अनुपात को आपको रीचेक करने के लिए भी कहा है। तो यह निश्चित अनुपात की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और यह नियोजन का सबसे अच्छा उदाहरण था, मतलब पहले से पूरा प्लान बना करके शहर को बसाया गया। ठीक है, और सबसे अंत में मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, उसका प्रयोग जो है विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। यह एक बड़े से कंपाउंड अथवा कैंपस के अंतर्गत बनाया गया एक स्विमिंग पूल या स्नानागार था। ठीक है, स्विमिंग पूल इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया। दूसरा, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और तीसरा, हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार भवन के आंतरिक भाग यानी आंगन का मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 या डी केवल 2 और 3। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। ठीक है, देखिए इस तीसरे वाले से आप परिचित नहीं होंगे अभी तक, बाकी यह तीनों तो आसान है। ग्रिड पैटर्न यानी कि यह मुख्य मार्ग होता था और इससे जुड़े हुए गलियां होती थी, नाले भी बनाए जाते थे इन गलियों में, और सड़क किनारे एक मुख्य नाला होता था, वहीं पर इस नाले को जोड़ दिया जाता था। हालांकि ग्रिड पैटर्न को सड़कों के आधार पर माना जाता है। ठीक है, नालों के आधार पर नहीं। देखिए, सड़कें तथा गलियां ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह सभी हड़प्पाई सभ्यता शहरों की कमोबेश यही विशेषता थी। ठीक, और मोहनजोदड़ो के बारे में तो अभी अभी हमारी बात हो गई। ठीक है, बात करते हैं यहाँ की। देखिए, हड़प्पावासी जो थे वह एकांतता को ज़्यादा महत्व देते थे, यानी क्या कहते हैं उसको, मतलब कि अरे उसको क्या कहते हैं, निजता को ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, कभी कभी शब्द जो है इधर से उधर हो जाते हैं। ठीक, तो हड़प्पावासी एकांतता को अधिक महत्व देते थे, और यह उनकी भवन निर्माण पद्धति से भी हमको पता चलता अथवा दिखता है। भूमितल पर जो उनके द्वारा मकान बनाए जाते थे, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर था, उनकी दीवारों में कहीं पर खिड़की भी वो लोग नहीं लगाते थे। ठीक है, कि खिड़की लगी रहेगी तो बाहर से जो जाता रहेगा वह घर के अंदर झांकेगा। ठीक, इस वजह से इन्होंने जो ग्राउंड फ्लोर पर मकान थे उनमें खिड़की भी नहीं बनाई थी। और जब इतना प्राइवेट क्या कहते हैं उसको,
निजता को महत्व देते थे, तो इनके द्वारा किया क्या क्या, जो घर का मुख्य द्वार था वह गलियों में खोला जाता था इसी कारण। और मुख्य द्वार इस प्रकार होता था कि वह अंदर वाले घर में यानी कि अंदर आंगन वाले हिस्से में ना देखा जा सके। ऐसा ना हो कि मुख्य मेन गेट खुल गया और मेन गेट खुलते ही आप घर के पूरा अंदर तक झांक ले रहे हैं, यह चीज़ें भी नहीं थी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ए, समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। बी, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर भी संकेत करते हैं। सी, समाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। डी, हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पावासी अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे। ठीक है, बहुमूल्य वस्तुएं जो है या मिस्र की सभ्यताओं में दफनाई जाती थी, जबकि हमारे यहाँ की सभ्यताओं में ऐसा कुछ नहीं होता था कि मृतकों के साथ भी बहुमूल्य वस्तुओं को दफना दिया जाए। और सामाजिक विभिन्नता किस प्रकार से देखी गई कि जैसे देखिए कुछ जगहों पर हुआ क्या कि जैसे सामान्य लोगों के जो बालक थे उनको जो है सामान्य वस्तुओं के साथ दफनाया गया, जबकि कुछ जो अमीर वर्ग के बालक थे उनके साथ जो है कुछ मूल्यवान वस्तुएं भी दफनाई गई, जैसे कि आभूषण वगैरह आदि। ठीक है, साथ ही साथ बर्तनों या मनकों के विशिष्टता के आधार पर भी या विशिष्टता मन के अथवा मृदभांड भी जो थे वह भी विशिष्ट प्रकार के दफनाए जाते थे उन शवों के साथ। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चों के गले में हमको तांबे के हार देखने को मिले, जबकि अन्य के साथ ऐसा नहीं था, उनके पास सामान्य वस्तुएं ही मिली। ठीक है, उन कब्रों में सामान्य वस्तुएं मिली, जबकि कुछ के पास कुछ आभूषण भी मिले। लेकिन ऐसा सामान्यतया नहीं होता था कि बहुमूल्य वस्तुएं सभी लोग दफनाएं। इस वजह से यह ऑप्शन नंबर डी गलत हुआ है। ठीक है, चलिए, आमतौर पर मृतकों को गर्तों में यानी कि कब्रों को खोद करके दफनाया जाता था। गर्त यानी गड्ढा होता है। ठीक है, बाकी समाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर किस प्रकार से संकेत करते हैं, अभी आपको बताया गया कि कुछ के आभूषण कुछ मूल्यवान वस्तुओं के साथ दफनाने गया और कुछ के साथ सामान्य वस्तुएं ही हमको देखने को मिली। ठीक है, और आभूषण या फिर अन्य वस्तुओं को दफनाने का आधार क्या था, तो लोगों का ऐसा मानना था कि जो है ऐसा ना हो कि इस जीवन की समाप्ति के बाद जो मृतक है उसको जो है इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़े और उसके पास हो ही ना, तो इस वजह से वे लोग कुछ वस्तुओं को भी उनके साथ दफनाते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ए, मूर्ति निर्माण कला। बी, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। सी, समाधान की तकनीक। अथवा डी, मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फायांस का संबंध जो है बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाए गए मिश्रण से। वास्तव में होता क्या था, फायांस ना एक विलासिता की वस्तु होती थी फायांस। ठीक है, इसके फायांस के माध्यम से जो है कुछ विलासिता की वस्तुएं जो बनाई जाती थी और ये काफ़ी कीमती भी होती थी। होता क्या था कि घिसी हुई रेत होती थी या फिर बालू होता था और इसके अलावा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका करके बनाया जाता था, किसे, फायांस को। और इससे जो है छोटे छोटे पात्रों का निर्माण किया जाता था जो कि सामाजिक विलासिता की वस्तु थी, यानी कि कुछ डिजाइनर वस्तुएं, जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे। वास्तव में एक शराब परोसने का मिला था हमको फायांस, वहाँ से शराब परोसने वाला एक फायांस मिला था। ऐसा माना जाता है कि उस फायांस से शराब परोसा जाता होगा। हैंडल लगाया फायांस था। सामान्यतः जैसे ऐसे जग होता है ना, तो इसी में हैंडल लगाया फायांस हमको उस सभ्यता का प्राप्त हुआ था जो कि काफ़ी कीमती माना जाता था। तो जाहिर सी बात है शराब परोसने का था, तो विलासिता की वस्तु में यह आता था। ठीक है, इस कारण यह चीज़ें काफ़ी महंगी भी थी। ठीक, फिर से बता दूं फायांस, देखिए
घिसी हुई रेत या बालू और इसके साथ जो है रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को पका करके बनाया जाता था फायांस को, और इससे जो है छोटे पात्रों का निर्माण होता था। ठीक, पका करके इसको छोटे छोटे पात्रों का निर्माण होता था। ठीक है, देखिए महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतया जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित मिली या फिर इन्हीं बस्तियों से प्राप्त हुई थी। ठीक है, सोना आज की तरह उस समय भी काफ़ी कीमती और दुर्लभ था, और हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण हड़प्पा ऐसा इसलिए क्यों कहा गया, क्योंकि हड़प्पा स्थलों से जो भी स्वर्ण आभूषण मिले ना वह संचयों में मिले, मतलब एक साथ उनको एकत्रित करके रखा जाता था, छुपा करके रखा जाता था, जैसे वर्तमान में भी रखा जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सोना सदैव से कीमती ही रहा है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण के लिए किया जाता था। दूसरा, हड़प्पाई स्थल चौहुदड़ो शिल्प उत्पादन से संबंध था। तीसरा, सेलखड़ी का प्रयोग भी मनके बनाने के लिए किया जाता था। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों ही कथन सही है यहाँ पर। आइए एक्सप्लेनेशन से आप समझिए। देखिए, कार्नेलियन जिसका आयात कहाँ से होता था, कहाँ से ये लोग कार्नेलियन मंगाते थे बताइए। कार्नेलियन ये लोग मंगाते थे लोथल से। ठीक है, गुजरात के लोथल क्षेत्र से इनके द्वारा कार्नेलियन मंगाया जाता था। वहीं सेलखड़ी कहाँ से मंगाया जाता था, ये है ना सेलखड़ी, ये भी जान लीजिए। सेलखड़ी आया तो फिर से जान लीजिए ना, क्या दिक्कत है। सेलखड़ी जो है वह मंगाया जाता था दक्षिणी राजस्थान और इसके अलावा उत्तरी गुजरात से। ठीक है, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान से इनके द्वारा सिलखड़ी मंगाया जाता था, और लोथल क्षेत्र से कार्नेलियन जो कि नीले रंग का एक नीले रंग का तो लाजवर्द होता था, लाजवर्द का पत्थर होता था। कार्नेलियन जो है लोथल के गुजरात क्षेत्र से मंगाया जाता था। ठीक, अब आइए देखिए, कार्नेलियन जो है वह लाल रंग का पत्थर होता था। नीले रंग का कौन सा था, लाजवर्द। ठीक है, लाजवर्द की चर्चा हो गई तो आपूर्ति कहाँ से की जाती थी, तो लाजवर्द जो है वह अफगानिस्तान के सोर्तगुई क्षेत्र से मंगाया जाता था। ठीक, कार्नेलियन जो कि गुजरात के लोथल क्षेत्र से आता था उसका रंग लाल था और यह एक लाल रंग का पत्थर था। इसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। इसके अलावा जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सेलखड़ी, पत्थर, तांबा, कांसा, सोने, शंख, फयांस, पक्की मिट्टी आदि सभी का प्रयोग भी मनके बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, चौहुदड़ो शिल्प उद्यादी, ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, कई बार इस पर बात हमारी हुई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। ए, मुंडिगाक तथा मालवाड़, बी, रंगपुर तथा बनावली, सी, नागेश्वर तथा बालाकोट, अथवा डी, राखीगढ़ी तथा कालीबंगन। बात हुई है हमारी इसके बारे में। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर तथा बालाकोट से हड़प्पावासी जो है शंख निर्मित वस्तुओं का आयात अथवा शंख का ही आयात करते थे कच्चे माल के रूप में, ताकि वह अपने वस्तुओं अथवा शिल्प का निर्माण कर सके। ठीक है, नागेश्वर कहाँ है, तो नागेश्वर गुजरात में है तथा बालाकोट जो है वह पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, वास्तव में नागेश्वर तथा बालाकोट में ही समुद्री बस्तियाँ थी और यहाँ से शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित थी, इनका निर्माण किया जाता था। यहाँ से कच्चा माल भी या फिर ये सभी बने बनाए माल जो है दूसरी बस्तियों तक ले भी जाया जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक हैं। पहला, प्रस्तरपिंड, दूसरा, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क, तीसरा, अपूर्ण वस्तुएं, चौथा, कूड़ा करकट। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, यहीं इसी सीरीज में बताई गई, प्रश्नोत्तर की सीरीज में। क्विक बुक तो बहुत दूर की चीज़ है।
चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। सारी की सारे कथन इसमें सारी की सारी चीज़ों को मिलाकर देखिए, पत्थर के टुकड़ों के या प्रस्तर पिंडों से, पूरे शंख अथवा तांबे अयस्क से, अपूर्ण वस्तुएं यानी कि जो अपशिष्ट बचे हुए रहते थे, बनाए नहीं जाते थे जिनको, उनके आधार पर, और कूड़ा करकट, धात्विक कूड़ा करकट के आधार पर, ऐसा नहीं कि कुछ कूड़े का ढेर फेंक दिया, धात्विक कूड़ा करकट के आधार पर अथवा भट्टियों के अवशेष या राखों के ढेर के आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि जो वस्तु शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था वह यहाँ पर रहा होगा या यहाँ बनाया जाता होगा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में और अच्छे से आप समझेंगे। देखिए, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट आदि को आधार बनाते हैं। उपरोक्त आधारों पर ही हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को भी शिल्प उत्पादन का केंद्र माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? ए बहरीन, बी दिलमुन, सी अफगानिस्तान अथवा डी ओमान। बताइए क्या था मगान। मैं पानी पीता हूँ तब तक। चलिए, सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओमान। ध्यान दीजिएगा, ओमान को मेसोपोटामियाई लेखों में मगान कहा गया है। और यहाँ से जो है, एक सेकंड रुकिए जरा आप तो। चलिए देखिए, मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो कि ओमान था, या मगान का प्रयोग ओमान के लिए किया जाता था जहाँ से तांबा मंगाया जाता था। ठीक है, वो गणेश्वर के जोधपुर राजस्थान के के पास जो है खेतड़ी था, राजस्थान में जो खेतड़ी था जो कि गणेश्वर जोधपुर संस्कृत से संबद्ध था, वहाँ से तो तांबा मंगाया ही जाता था। इसके अलावा ओमान जो कि पूर्व में जिसका नाम मगान था, वहाँ से भी जो है तांबा मंगाया जाता था। ठीक है, देखिए तांबा जो है ऐसा बताया जाता है कि तांबा संभवतः अरब के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता है, ऐसा पुरातात्विक खोजों के आधार पर हमको पता चला है। ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में से निकिल के अंश हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त ओमान जिसको कि मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया, वहाँ से एक हड़प्पाई मर्तबान भी हमको प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा ना फैन चला के, पंखा चला के मैं सो गया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के, आप मत चला के सोया करिए। ठीक है, मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। दूसरा, यह मेलुहा से प्राप्त कार्नेलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। तीसरा, मोर को हाजा पक्षी नाम से वर्णित किया गया है। और चौथा, मिस्र को नाविकों का देश कहा गया है। पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों में क्या क्या चीज़ें हमको मिली हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3 और डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखिए, यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 और 4। मिस्र को वैसे नाविकों का देश नहीं कहा जाता था, नाविकों का देश कहा गया मेलुहा के लोगों को। मेसोपोटामियाई संस्कृतियों में मेलुहा जो कि था वह सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जो हम लोग थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे लोग नाविक थे, ऐसा, या नाविक, उनके देश को नाविकों का देश कहा गया मेसोपोटामिया के लेखों में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं बाकी सभी ऑप्शंस के बारे में। देखिए, दिलमुन जो कि बहरीन द्वीप था बताया गया है आपको, मगान जो कि ओमान द्वीप था, और मेलुहा जो कि जिसे कि हड़प्पाई क्षेत्रों को कहा जाता था। ठीक है, इनके आपसी संपर्कों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई मेसोपोटामिया के लेखों से। और इन लेखों से हमको पता चला कि मेलुहा से प्राप्त कार्नेलियन जो कि कहाँ से आता था? कार्नेलियन बताइए। कार्नेलियन गुजरात के लोथल क्षेत्र से आता था। लाजवर्द मणि जो कि कहाँ से आता था बताइए आप लोग?
लाजवर्द मणि आता था अफगानिस्तान के सोर्थगुई से। लाजवर्द मणि का रंग नीला होता था। कार्निलियन का रंग जो है वह लाल था। तांबा जो कि राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। सोना जो कि दक्षिण भारत से यह हड़प्पाई लोग प्राप्त करते थे। और विविध प्रकार की लकड़ियों का उल्लेख जो है वह हमको प्राप्त मिला है। ठीक है, कहाँ से? मेसोपोटामिया के लेखों में। और मेलुहा के विषय में मेसोपोटामियाई एक मिथक भी प्रचलित है, यानी कि एक कहानी प्रचलित है कि तुम्हारा पक्षी हाजा हो और उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे, यानी कि तुम्हारा पक्षी मोर हो और उसकी आवाज़ जो है वह महलों में सुनाई दे, ऐसा मेसोपोटामियाई मिथकों में कहा गया है। ठीक है, और कई पुरातत्वविद जो है वह मानते हैं कि जो मोर है वह राज पक्षी है। ठीक है, तो इसीलिए हाजा पक्षी को मोर पक्षी के नाम से कहा या बताया गया। ठीक है, बाकी इस बारे में तो चर्चा हो ही चुकी कि नाविकों का देश जो है मेलुहा के लोगों यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कहा जाता था। चलिए यहाँ बताइए, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह वर्णमाला पर आधारित थी। बी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। सी, मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है। और डी, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हड़प्पाई जो लिपि थी ना वह वर्णमाला आधारित नहीं थी, वह एक पिक्टोग्राफिक लिपि अथवा भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, और इसमें लगभग अब तक हमको जो है करीब 375 से 400 के मध्य चिन्हों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, मतलब 375 से लेकर के 400 तक चिन्ह हमको मिल गए। हम किस आधार पर इसको पढ़ें, यही हमारे साथ समस्या हो गई है कि मोर को क्या माने और बगुले को क्या माने। ठीक है, देखिए यह लिपि जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, और मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल होता था तथा बाईं ओर यह संकुचित होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि लिखने वाले ने दाईं ओर से शुरू किया और बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू किया गया, इधर स्थान कम हो गया। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ भी मिलता है। संभवतः यह मालिक का नाम तथा पदवी को दर्शाता होगा। और इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप में उसका अर्थ भी बताता होगा। ठीक है, बाकी हड़प्पाई लेख अधिकांशतः जो है वह शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन और अब तक जो है जो सबसे लंबा अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है उस पर 26 चिन्ह मिले हैं। ठीक है, सीधा सीधा स्टेटमेंट था और कुछ नहीं था वहाँ पर। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बाटों का निर्माण सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से होता था। दूसरा, अधिकांशतः ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे। तीसरा, इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 3 के तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, जो हड़प्पाई बाट थे ना उनको चर्ट नामक एक पत्थर से बनाया जाता था। यह एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते थे। ठीक है, मतलब काफ़ी बारीकी से इन बाटों को बनाया जाता था ताकि बेईमानी कम से कम अथवा न्यूनतम अथवा ना ही हो। ठीक है, इतना ध्यान रखा जाता था इन बाटों को बनाने के लिए। और इन बाटों का मानदंड जो था वह द्विआधारी था, यानी कि 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 इत्यादि के आधार पर था। और ये लगभग 800 तक थे। ठीक है, और इनका ऊपरी मानदंड जो था वह दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। एक तराजू भी हमको धातु से बना हुआ मिला है, अथवा तराजू का पलड़ा भी हमको धातु से बना हुआ मिला है हड़प्पा कालीन। ठीक है, और सामान्यतया जो बाट होते थे वे घनाकार होते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? ए, व्यापार का पतन, बी, सामूहिक जनसंहार, सी, जलवायु परिवर्तन या डी, महामारी का फैलाव। चलिए,
इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं। अभी इसमें लगभग 15-20 प्रश्न और बचे हुए हैं। इसको जो है हम आज शाम को ही देख लेंगे और करवा दिया जाएगा आपको। अभी मुझे थोड़ा जाना है कहीं पर, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इस प्रश्न को एक बार स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।